महादेव बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पिछले वीडियो से लेकर ये वाला वीडियो और आगे भी 2-4 वीडियो और सिर्फ़ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे और जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जनरल फ़ॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा, गॉस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा और उनके हेल्प से हम यूजुअली हर जगह या तो फ्लक्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2011 आईआईटी का है। इस क्वेश्चन को जो कहा जा रहा है उसको मेरी भाषा में समझो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। देयर इज ए फिगर, दिस इज टू डायमेंशनल फिगर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं 0 A0 A एंड A0 A। दिस इज A0 A। This two-dimensional figure is kept in an electric field which is constant E equals E naught x cap। इस पूरे फिगर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं जिसकी वैल्यू E नॉट के बराबर है और डायरेक्शन x की डायरेक्शन है। ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला x एक्सिस है, ये y है और ये z है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है और वैल्यू है E नॉट। उसके भीतर ये टू डायमेंशनल क्लोज फिगर रखा है। हमें बताना है कि इससे जो पास आउट होने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इस डॉटेड फिगर से, डैश्ड फिगर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 2 E नॉट ए स्क्वायर, √2 E नॉट ए स्क्वायर, E नॉट ए स्क्वायर, E नॉट ए स्क्वायर अपॉन √2। ये 4 ऑप्शन हैं। हमें इनमें से कोई एक जवाब ढूंढना है। देखो बड़ा सिंपल है। हम फ्लक्स का जनरल फार्मूला जानते हैं, फाई इक्वल्स ई डॉट ए और फाई इक्वल्स ई डॉट डी ए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता हो तो हम किसी भी फिगर से या किसी भी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ ई दे दिया गया है। ई की वैल्यू है बेटा, देखो ई की वैल्यू है ई नॉट एक्स कैप। ई नॉट एक्स कैप, एक्स कैप क्या है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जिसको आप यूजुअली आई कैप कहते हो। तो हम जानबूझकर यहाँ एक्स कैप को रिप्लेस कर रहे हैं आई कैप से। बात वही है, लेकिन ये कन्वेंशनल फिगर है और इसकी मीनिंग आपको सारे कन्वेंशनल वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है एक्स के पास डायरेक्शन में। इसकी मीनिंग आपको क्लियर है, तो जानबूझकर हमने ई को लिख दिया ई नॉट आई कैप। अब ध्यान दो, इसका हमें एरिया वेक्टर निकालना है। कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन को दूसरे भी तरीके से किया गया है कि ई और एरिया के बीच एंगल फाइंड आउट किया गया है। वो थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है ज्योमेट्री को देखते हुए। क्यों ना हम ऐसा काम करें कि पहले इसका एरिया वेक्टर निकालें। तो देखो कोऑर्डिनेटर कैसा भी हो, इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस और ये परपेंडिकुलर हाइट। बेस और परपेंडिकुलर हाइट अगर पता हो तो हम इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है, इस साइड को ए वेक्टर माना जाए, इस साइड को बी वेक्टर माना जाए, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें की वैल्यू ले लें तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू क्या आएगी? ए बी साइन थीटा। अब ध्यान दो, ये ए साइन थीटा अगर इसको मैं ऐसे लिखूं ए साइन थीटा बी, तो देखो ध्यान दो, इस साइड की वैल्यू ए के बराबर है, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा है। यानी कि जो ए साइन थीटा है वो कुछ नहीं है, ये परपेंडिकुलर है और बी क्या है? बेस है। तो बेस को इस परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई किया तो इस कोऑर्डिनेटर का एरिया पता चल गया। तो एक हमें फार्मूला पहले भी पता था, बस मैंने उसको याद करा दिया कि दो वेक्टर अगर कोई कोऑर्डिनेटर दे दिया गया है तो अगर हम उसे दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर मान कर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सीधे सीधे उस कोऑर्डिनेटर के एरिया को बताएगा। और अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस बेस को
इस कंसेप्ट को लेते हुए अगर हम चलें और लिखें कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसकी एक साइड इसके बराबर हो जाएगी और इसकी एक साइड इसके बराबर हो जाएगी। इस साइड को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो सीधे हो जाएगा 0 प्लस AJ कैप प्लस 0K कैप क्रॉस। तो इसकी एक साइड हो गई कुल मिलाकर AJ कैप, ये तो 0 है, घट जाएंगे। और ये वाली साइड ले लेते हैं, तो इस साइड के को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हो जाएगा AI कैप 0B कैप और AK कैप। तो इस फिगर का जो कि क्वाड्रिलेटरल है, अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इस साइड को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, तो कुल मिलाकर 0I कैप AJ कैप 0K कैप हो गया। और इस साइड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो AI कैप 0J कैप AK कैप हो गया। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये सीधे बताता है AJ वेक्टर क्रॉस AI कैप प्लस AK कैप। यहां से A कॉमन ले लो, इस A से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे हो जाएगा A स्क्वायर, और यहां तुम्हें बचेगा J क्रॉस I कैप K कैप प्लस K कैप। अब J क्रॉस I देख लेना, मैंने वेक्टर वाले टॉपिक में बताया है कि J क्रॉस I सीधे हो जाएगा माइनस K कैप के बराबर और J क्रॉस K हो जाएगा I कैप के बराबर। तो कुल मिलाकर एरिया वेक्टर हम निकाल लिया कि एरिया वेक्टर हो गया A स्क्वायर माइनस K कैप प्लस I कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, आपकी इच्छा आप उतार लो। उसके बाद से अब हम चलते हैं और हम क्या करेंगे कि इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स निकालना है, जिसे मैं फाई कह रहा हूं, तो फाई हो जाएगा E डॉट A, और बेटा E के लिए लिख दिया E नॉट I कैप डॉट, यहां लिख दिया हमने A स्क्वायर माइनस K कैप प्लस I कैप, ये लिख दिया। अब केयरफुली देखो, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, स्केलर है, ई नॉट कांस्टेंट स्केलर है, बाहर चला आएगा तो हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा आई डॉट माइनस के प्लस आई। अब आप जानते हो कि आई डॉट माइनस के 0 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं कि हो गया ई नॉट ए स्क्वायर। तो ये फ्लक्स हो गया। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये ऑप्शन सी ठहरता है, ये ऑप्शन सी है। तो इस टू डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस फील्ड के भीतर रखा है, इतना होगा। ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको इसी तरीके से लगाएं। कहीं कहीं इस एरिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ढूंढा गया है, वो ढूंढना आसान तो है लेकिन हर केस में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम इस बेसिक अप्रोच को लेकर चलें। तो ये हो गया बेटा एक क्वेश्चन। अब इसे मिटाता हूं। दूसरा और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो के लिए मैं ले रहा हूं, ये है तुम्हारा 2000 में, देखता हूं किसका है, वो एडवांस का क्वेश्चन है, शायद 2018 का है, मैं भी देखता हूं। एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा मैं देखता हूं। ओके बेटा, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दे दिया गया है, मैं एक ज्योमेट्री बनाकर पूरे क्वेश्चन को समझाता हूं।
ओके, क्वेश्चन को जरा केयरफुली समझो। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मीन्स लैम्डा कूलम्ब बाई मीटर। ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। ये पास आउट होता है एक हाइपोथेटिकल स्फेयर से। एक ये काल्पनिक स्फेयर है और ये हॉलो है, हाइपोथेटिकल है। इससे ये और ये नॉन कंडक्टिंग है। ये बना हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि इट पियर्सेज ए थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। ये स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस आर है, ये नॉन कंडक्टिंग है और ये हॉलो है। यानी कि एक खोखला गोला जो मेटल का नहीं बना है, ठीक है, कंडक्टिंग नहीं है और उसकी रेडियस आर है। इससे होकर ये वायर जो कि इन्फिनिटी लॉन्ग है गुजरता है। उसका पी क्यू हिस्सा, ये पी पार्ट है, ये क्यू पार्ट है, सिर्फ इस नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के भीतर है, ठीक। और ये दिख रहा है कि ये पी क्यू पार्ट सेंटर पर, सेंटर को मैं ओ नाम दे रहा हूँ, सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दूं। दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर having linear charge density lambda passes through this non-conducting spherical shell. Only PQ part is inside the shell. This PQ part sustains an angle of 120 degree at the center of the shell. ओके, हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला ऑप्शन ये पूछा है कि इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा, इस नॉन कंडक्टिंग सेल से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में फाई की वैल्यू दे दिया गया है, फाई बराबर दे दिया गया है √3 आर। थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। फाई की वैल्यू दे दिया गया है, फाई इक्वल्स √3 आर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी में फाई की वैल्यू दे दिया गया है √2 आर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और तीसरे में पूछा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is zero at all points on surface of the shell। और चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू surface of the shell at all points। क्वेश्चन लंबा नहीं है, उसका सॉल्यूशन लंबा नहीं है जितना कि बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है। एक आखिरी बार मैं सारी बात समझाकर तब मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ। शॉर्ट में जरा जल्दी से देखो।
ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल है, यानी कि खोखला गोला है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है। इसकी रेडियस r है। इसके भीतर से होकर एक बहुत लंबा वायर, जिसकी 4 डेंसिटी लैम्डा है, गुजरता है। उसका पी क्यू पार्ट ही इस शेल के भीतर है और पी क्यू पार्ट इस सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें बताना है कि इस वायर की वजह से इससे होकर जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक ऑप्शन में दिया गया है √3 r लैम्डा अपन एप्सिलॉन नॉट। बी ऑप्शन दिया गया कि √2 r लैम्डा अपन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस वायर की वजह से जो इस जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, या कुल मिलाकर इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका जो जेड कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट मीन्स इसके कारण जो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। फिर से समझा दूं तीसरे ऑप्शन को कि इस तार के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पर पैदा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जेड एक्सिस की दिशा में, इस दिशा में 0 होगी। और चौथा कह रहा है कि इस तार के कारण इस खोखले गोले के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इतनी बातें हमें बतानी है। तो देखो, ऑप्शन 2 में मिटा दे रहा हूं, 2 देख लो, 2 में मिटा दे रहा हूं, अगर आपकी इच्छा लिख लो। तो केयरफुली देखो, पहले हम देखें कि इस गोले से, इस खोखले गोले से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा कि हम गॉस थ्योरम का यूज करें। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फिगर क्लोज्ड है, बंद है, तो उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, अगर कोई 3 डायमेंशनल फिगर है, इनकी फिगर बंद है, तो उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इसके भीतर बंद नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यू आई एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ बड़ा सिंपल है, ये नॉन कंडक्टिंग शेल है, स्फेरिकल शेल है, तो नेचुरली यह क्लोज फिगर है। अब हम देखें कि इसके भीतर कितना चार्ज बंद है अगर फ्लक्स निकालना है, क्योंकि ये क्लोज फिगर है और गॉस थ्योरम क्लोज फिगर के लिए ही अप्लीकेबल है। तो बड़ा सिंपल है कि इसके भीतर इस वायर का उतना ही चार्ज बंद है जो पी क्यू लेंथ में कंटेंट है, क्योंकि पी क्यू लंबाई ही इस खोखले गोले के भीतर है। तो देखिए कि पी क्यू लंबाई में इस वायर का कितना चार्ज बंद है। तो पहले हमें पी क्यू लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि पी क्यू लेंथ दिया नहीं गया है और हमें ये रेडियस गिवन है, आर दे दिया गया है। तो हम चाहें तो आर के टर्म में लेंथ पी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? चलो एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया। जब यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दिया, चूंकि ये साइड इसके बराबर है, तो ये जो नॉर्मल होगा, ये इस एंगल को 2 इक्वल भागों में बांटेगा। मीन्स ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और भी ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो बेटा, ये पी ओ कितना है या ओ क्यू कितना है, आर के इक्वल है। तो आर की वैल्यू यहाँ जो मिलेगी, जिसमें पी एन कह रहा हूँ, तो पी एन, ये एंगल देख लो कितना है, ये 30 डिग्री है। तो पी एन हो जाएगा आर कॉस 30। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये आर है, तो पी एन हो जाएगा आर कॉस 30 और एन की हो जाएगा वैसे ही आर कॉस 30। ये भी बेटा 30 डिग्री का होगा, तो एन की हो जाएगा आर कॉस 30। तो पी क्यू सीधे हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 2r कॉस 30। पी क्यू हो जाएगा 2r कॉस 30। 2r को 2r रख दिया, कॉस 30 हो गया, √3/2 कैंसिल आउट हो गया। तो पी क्यू लेंथ की वैल्यू हो गई √3r, यानी कि इस वायर का √3r लेंथ इस स्फेरिकल शेल के भीतर इनक्लोज्ड है। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है भाई, लैम्डा कूलम चार्ज है, तो इतने लेंथ में कितना चार्ज होगा, सीधे सीधे इसको 4 डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो क्यू आई एन हो जाएगा, क्यू आई एन हो जाएगा, वो हो जाएगा
√3r लैम्डा। यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम्ब चार्ज, तो पी क्यू लेंथ जो √3r के बराबर है, इतना चार्ज। फ्लक्स निकालना है, तो चूंकि स्फेरिकल शेल एक क्लोज फिगर है, तो सीधे फ्लक्स हो जाएगा QIN अपन एप्सिलॉन नॉट मीन्स लैम्डा √3r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से ये ए ऑप्शन हो जाएगा, √3r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आप उतार लो बेटा। अब ये पूछ रहा है कि इस वायर की वजह से जो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, उसका जो कंपोनेंट जेड के अलाउंग होगा वो 0 होगा। देखते हैं, तो देखो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। देखो ये पता है कि अगर ये वायर है जिससे चार्ज लैम्डा है, तो इसे आर पोजीशन पर नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और उसके बारे में पीछे में डेरिवेशन कर चुका हूँ। तो कुल मिलाकर इस तार के कारण यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होगी जो मैंने दिखाया है। तो इस वायर की वजह से इस जेड एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के नॉर्मल होगी, तो इस ई का कोई कंपोनेंट इधर नहीं मिलेगा, यानी कि ई का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलावा क्या होगा, 0 होगा। तो जो सी ऑप्शन था वो भी सही है। चौथा था कि इस वायर की वजह से इसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगी। कुछ पॉइंट्स पर नॉर्मल हो सकती है, जैसे यहाँ से मान लो मे भी ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सारे पॉइंट्स पर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हो सकती है, यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो सकती है, तो हर पॉइंट पर इस वायर की वजह से स्फेरिकल शेल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो जाए, वो नॉर्मल नहीं हो। नॉर्मल कब होगी, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर जब इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस दिशा में नॉर्मल होगी और इसकी का कोई कंपोनेंट इधर नहीं मिलेगा। बहरहाल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं था, हमें फ्लक्स ही निकालना था, तो मैं फ्लक्स निकाल दिया। और फिर तीसरा ऑप्शन वही था कि ई की कोई वैल्यू इसके अलाउंग 0 मिलेगी तो बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके कारण इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, कुछ पॉइंट्स पर हो सकती है। ओके बेटा, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ आईटी के क्वेश्चंस लूँगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होंगे, गॉस थ्योरम से रिलेटेड होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा। तब तक ले बेटा महादेव।